कुछ बात यहाँ पे मीटिंग में सीख के जाएंगे, कुछ जान पाएंगे, तभी हम लोग अपने बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपसे 2 घंटे बैठा नहीं जा रहा है, और वो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग आपके स्कूलों को बंद करने के लिए पहले मदरसे को बंद किया, फिर बुलडोजर चला, अब वो लड़ाई आपके मदरसे स्कूलों तक पहुंच गई। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, नंदलाल जी बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे जो गांव के स्कूल में जाते हैं, अब वो जब स्कूल बंद हो जाएगा तो वो गांव 2-2 गांव छोड़ के तीसरे गांव में कैसे जाएंगे? आप देखिए एक नई व्यवस्था आगे आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगी। पढ़े लिखे समाज, बाबा साहब ने सबसे पहले क्या कहा था? शिक्षित बनो। उन्होंने सबसे पहले अब आगे उन्होंने शिक्षा पे हमला किया है। शिक्षा पे हमले कैसे किया है? उन्होंने देखा कि ये जो पढ़े लिखे, आज जो उन्होंने पढ़ लिख कर किताबें पढ़ ली है, इनको ज्ञान आ गया, इनका बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हो गया है, इनके नेता तैयार हो गए, इनके कार्यकर्ता तैयार हो गए, तो ये अपने हक अधिकारों की बात करने लगे। तो उन्होंने इस बीज को समझा और शिक्षा पे हथियार चलाया है। फ्री स्कॉलरशिप आती थी, स्कॉलरशिप आना बंद हो गई है। आप सभी जानते हैं पिछले 10 साल से बच्चों को वजीफा मिलता था, वजीफा नहीं मिल रहा है। पहले 0 फीस पे एडमिशन होता था। किसी भी, मैं भी पढ़ा हूं तो इंजीनियरिंग मैंने करी, 0 फीस में करी। मुझे भी बाबा साहब के संविधान के बदौलत और व्यवस्था के नियोजन की धारा के तहत मुझे भी वजीफा मिला और मैंने इंजीनियरिंग कर। लेकिन मैं देख रहा हूं, मेरे कई जाने, मैं प्रदेश का लखनऊ में बैठता हूं, कई साथी, युवा साथी अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और जब व्यवस्था नहीं है, वजीफा अब हम सब आ रही है। आज हेलो, व्यवस्था को वापस उसी दिशा में भेजा जा रहा है। अभी हमारे साथी बहुत कह रहे थे, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और शिक्षा पे हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि 1848 में जब शिक्षा शूद्रों को, महिलाओं को, मुस्लिम समाज में भी कुरीतियां थी, उनको भी बच्चों को पढ़ने के लिए कई तरह के फतवे आए थे। उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने देखा कि इन दीनहीन, इनकी जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, जो दलित है, पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, इनकी दशा का कारण क्या है? ये क्यों इस दशा में है? इसका कारण क्या है? क्यों इनका जीवन ये जानवरों से बदतर जिंदगी क्यों जी रहा है? तो उन्होंने देखा कि ये शिक्षा से दूर है, इनको अभी अपने अधिकारों को मालूम नहीं है। जब ये अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है, जब इनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, तो ये अपने अधिकार कैसे लेंगे? इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1848 से लेकर 1890 तक सबसे बड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्कूल बनवाए। उन्होंने स्कूल बनवाए, लोगों को शिक्षाएं दी। जितना उन्होंने जो जोत जलाई थी शिक्षा को आगे बढ़ाने की, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और 1890 में जब वो चले गए तो उनकी पत्नी सावित्री, माता सावित्री बाई फूले ने इसको आगे बढ़ाया। आप सभी साथी इसको जानते हैं। महत्व जरूरी जानना यह है कि आज जो लड़ाई आगे चली जा रही थी, उसको तोड़ा कैसे जा रहा है। जब आप दुश्मन को जान नहीं पाएंगे, तो आप दोस्त को दूसरे में पहचान नहीं कर पाएंगे, आप लड़ाई किसके साथ करेंगे? साथियों, जब ज्योतिबा फूले साहब चले गए तो कुर्मी समाज में जन्मे साहू महाराज ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, जो कोल्हापुर के महाराज बने 1892 में। उसके बाद में इसको आगे बढ़ाया, और क्योंकि वो महाराज थे, उनमें कुछ पैसा था, उन्होंने बहुत स्कूल बनवाए। कहा कि ये बच्चे रहने का नहीं, खाने हॉस्टल बनवाया और लड़ाई को लड़ने का काम किया, आरक्षण की व्यवस्था की। जब देखा कि ये लोग जो दलित पिछड़े थे, जो अब पढ़ गए हैं, आपको जान के गर्व होगा कि पहली बार 83 बच्चे जो मैट्रिक, जिसे 10वां बोलते हैं,
जिस समाज में हम लोग रहते हैं कोई पास नहीं होता, उस समाज में 83 बच्चों को पास कराने का काम किया था। 83 बच्चों को तैयार किया जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था उस जमाने में, जिस जमाने में लोग किताबों को गया था। तो हम लोगों को जानना है किस तरह हमारे महापुरुषों ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद 1820 में एक महान सभा करके साहू जी महाराज ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वहां पे आगे किया और कहा कि अभी तक मैं इस लड़ाई को मैंने आगे बढ़ाया, ज्योतिबा बढ़ाया, तो इस लड़ाई को मैंने बढ़ाया और मेरे बाद अब इस लड़ाई को आप सबके ये बी.आर. अम्बेडकर साहब आगे बढ़ाएंगे, ये आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब ने, आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के बारे में कहने का मतलब है कि पूरा कर दिया वो बहुत बड़ी आगे उन्होंने 1956 तक लगातार मेहनत करी, इस देश को संविधान दिया और जब वो इस दुनिया से गए उससे पहले उन्होंने कुछ बातें इस समाज से कही थी कि मैं ये जो कारवां यहां तक लाया हूं, बड़ी मुश्किलों और बड़ी परेशानी झेल कर लाया हूं, तो मैं अपने अनुयायियों से कहूंगा इस कारवां को आगे ले जाने की कोशिश करें। अगर आगे न ले जा पाए तो उसको यही छोड़ दें, लेकिन किसी भी कीमत पर इसे पीछे न जाने दें। और बाबा साहब ने जो कहा उसको आज, उसकी स्थिति आज क्या है? जो मनुवादी लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता में हो, आप देखिए आज किस तरह से संविधान को खत्म करने के लिए तरह तरह से निष्क्रिय करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तरह तरह से संविधान को कमजोर करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो साथियों, ये समय अब शांत होने का नहीं है। हम आखिरी अंतिम दौर की लड़ाई में हैं। अगर हम यहां नहीं जीते तो ये बात मान लीजिए हम गुलामी की तरफ वापस जा रहे हैं। आप सभी जितने साथी यहाँ पे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी। अभी आपने देखा इटावा में क्या हुआ, यादव समाज के हमारे भाई जिसकी चोटी काट दी गई, उसको अपमानित किया गया, मूत्र डालकर उसको शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद में एक बाबा बोल रहे थे कि इस देश में दो तरह की मान्यता को मानने वाले लोग हैं। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बनाया था तो उन्होंने मान्यता खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कोई मान्यता नहीं चलेगी, अब ये देश संविधान से चलेगा। कोई मान्यता नहीं है, आप किसी मान्यता के चक्कर में मत रहिए। आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप बरगलाएंगे और हम अपने लोगों को समझाएंगे। पाल समाज की हमारी बहन जिसके साथ में यहाँ पे कौशाम्बी में घटना घटी, कल आप सभी के अगवा नेता, आप सभी के चहेते नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी कौशाम्बी आ रहे हैं उस बहन को न्याय दिलाने, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसी के भाई को, उसी के प्रधान को अंदर कर दिया गया। ये किस तरह की व्यवस्था है? आप लोगों को समझना होगा। लड़ाई जो चली आ रही है अब वो निर्णायक मोड़ पे है। उन्होंने बिल्कुल ठोक दिया है। वो तो जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, वो लोग अपना कार्य सही से कर रहे हैं। मैं तो उनके कार्य को देखकर मुझे लगता है कि कार्य तो यही कर रहे हैं। हम लोग सोते रहते हैं, 8-9 बजे जब उठते हैं, आरएसएस के लोग गांव में, पार्कों में अपनी सभा लगाकर अपने विचार को फैला रहे हैं। तो वो अपने कार्य को सही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें ये आकलन करने की जरूरत है। आज यहाँ पे बहुजन समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुस्लिम समाज के भी हमारे साथी, हमारे नेता यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे दलित समाज के नेता यहाँ पे पासी साहब बैठे हैं, नंदलाल पासी जी बैठे हैं, हमारे यादव जी यहाँ पे प्रधान जी बैठे हैं, बाबूलाल मौर्य जी बैठे हैं। ये होता है बहुजन। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो इस देश को एक रंग से रंगना चाहते हैं, और हम बहुजन समाज के लोग इस बगीचे को, जिसमें तरह तरह के फूल लगा के, ये भारतवर्ष है जहां थोड़ी थोड़ी दूर पे बोली बदल जाती है, उस देश में आप एक रंग का फूल कभी नहीं कर सकते। तो हम लोग दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, हर उस वंचित समाज के लोगों को एकत्रित करके संगठित कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, और हमारा नहीं है, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी पार्टी बनाओ, उन लोगों को संगठित करो जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता है।
और इस सत्ता को हासिल करो। उसी बात को मानवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने आगरा के मैदान में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। अब इस बात को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, और इस बात को मानवर काशीराम से पहले ही बहुत लोगों ने सुना था, लेकिन इस बात को सही से किसी ने अगर जाना तो मानवर काशीराम साहब ने जाना। उन्होंने जो बात बाबा साहब ने कही थी उसको गहराई से जाना और इस देश के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उनको एकत्रित करने का काम किया। वही दलित, पिछड़े, आदिवासी जो मुसलमान थे, जो पढ़े लिखे, जिनको नौकरियां मिली, जो बुद्धिजीवी समाज जिसको बाबा साहब ने कहा कि इसने धोखा दिया, उन्हीं को संगठित किया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया और उनको अंदर अपने समाज के प्रति भावना उत्पन्न करी कि आपका समाज के प्रति ऋण है, आपको उस ऋण को वापस चुकाना है। और मैं मानता हूं कि समाज जागरूक हुआ, वामसेत के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जागरूक हुआ। जागरूक होने के बाद में आगे बढ़ा, लेकिन समय बदला। मानवर काशीराम साहब फिर 2006 में चले गए, साथ में सरकार आई, 7 से 12 की सरकार बनी। सरकार के बाद वहां चीजें बदल गई। आज उस पुराने घर का क्या हाल है वो आप सभी जानते हैं। कितने लोग वहां बोल रहे हैं, कौन वहां बोलता है, आप सब जानते हैं। किसी भी वंचित समाज के आदमी के ऊपर अगर कहीं अत्याचार होता है पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, मुंबई में हो, तेलंगाना में हो, एक आवाज है पूरे देश में। सिर्फ एक आवाज जो सबसे पहले होती है, उस आवाज का नाम है, उस बुलंद आवाज का नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। उनकी वाणी में एक क्रांति है, उनके विचार में समता का भाव है। वो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित समाज को स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने भाईचारा कमेटी का गठन कराया। उत्तर प्रदेश में भाईचारा कमेटी का गठन हुआ। हमारे नंदलाल साहब वहां बैठे हुए हैं, हमारे आदिल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो दलित मुस्लिम समाज, मौर्य समाज, यादव समाज, कोरी समाज, सभी को संगठित करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने सभी जाति के लोगों को संगठित करने के लिए भाईचारा कमेटी का गठन किया। मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूं, बहुत मजबूती से हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम में हमारी तैयारी बहुत तेज है। हम आने वाले समय में सत्ता, उत्तर प्रदेश की सत्ता में दखल देंगे और अपना हक अधिकार वापस लेने के लिए जो भी नए नियम कानून बनाने हैं हम वो बनाएंगे। 5000 स्कूल तुम बंद करने जा रहे हो, हम 5 लाख स्कूल खोल देंगे। हर गांव में स्कूल खोलने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम कार्य बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं। हम कोई नेता, सांसद, विधायक बनने के लिए काम नहीं कर रहे। हमें नेता, सांसद, विधायक बनना है। क्यों? क्योंकि हम इस बहुजन समाज के लोगों को वापस स्वाभिमान, सम्मान का जीवन देना चाहते हैं। इनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं। आज मुस्लिम समाज के लोग आपसे नहीं कहते कि मुझे सरकारी नौकरी दो। मुस्लिम समाज के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे आरक्षण दो। वो कह रहे हैं कम से कम मेरा घर तो मत छीनो, मेरे खाने में रोटी तो मत देखो। वो क्या गलत कह रहे हैं? मेरे ईदगाहों को तो मत छीनो, मेरी मजारों को तो मत छीनो। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है कम से कम उसको तो मत छीनो। और आपने देखा मदरसे की लड़ाई आज कहाँ स्कूल तक पहुंच गई, और उसमें हम भी खड़े थे। अभी हमारे साथी ने बोला कि चलते घर को देखने वालों, पूछ का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हुआ है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप पे चुप हो, अगला नंबर आपका होगा। साथियों, हम लोग बलिदानी लोग हैं। हम लोगों ने इस देश में बलिदान दिया है। हम कभी भी बलिदान देने से पीछे नहीं हटे। जब जब सदी थाल क्रांति की माओ ने फिर गोलियां दी है, जब जब सदी थाल क्रांति की माओ ने फिर गोलियां दी है। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर कर गोलियां दी। हम लोग गोलियां देने वाला काम है, हमने बलिदान देने से कहीं पीछे नहीं हटा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिनके ऊपर 5-5 गोलियां चली, अभी हमारे आदिल भाई बता रहे थे कितना अत्याचार किया गया। पुलिस वालों ने उनको जेल में किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया, वो आप सभी लोग शायद महसूस कर लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा करीब में आ रहे हैं। लखनऊ में भाई जब आते हैं तो हमने देखा है, दर्द को महसूस किया है। आप सोच के देखिए, अपने पैर के नाखून आपके जब उखाड़ दिए जाए तो कैसे होंगे। वो नेता है,
जो टिकेगा नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं और हमारे साथी जानते हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं लगे। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, यहाँ पे इंजीनियर साहब बैठे हैं, हमारे एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग बैठे हैं। हम सभी ने उस नेता की नीयत को पहचाना, नीयत को जब पहचाना, देखा कि एक ऐसा नेता है, ऐसा सामाजिक आदमी जो मानवर काशीराम के साथ में सच में मिशन को लेकर चलने वाली की बात करता है, तो वो नेता हमें दिखा कि वो यही नेता है। तो इसके पीछे लग के इस समाज के अधिकारों को बचाने की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आज जो व्यवस्था मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, हम उसको स्थापित नहीं होने देंगे। हमें अपने हक अधिकारियों की लड़ाई में सभी का साथ चाहिए, मुस्लिम समाज के भाइयों का भी साथ चाहिए, हमें बौद्ध समाज के, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत से दलित समाज के हमारे भाई बैठे हैं, बिहार में बोध गया में वो हमारा मंदिर लिया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना मठ किस तरह लिया गया, मुस्लिम समाज को वक्त में फंसाया जा रहा है, हमको ईटी एक्ट में फंसाया गया, सबका नंबर आएगा, मरेंगे तो सब, बचेगा कोई नहीं, जो शांत है वो भी मरेगा। अगर आप स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि छोटे बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये व्यवस्था बची रहे, तो आपको संघर्ष करना होगा, इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, कोई और चारा नहीं है। आप देखिए, एक हमारा सांसद जब संसद में पहुंचा, संविधान की किताब उठाई, तो सभी ने वहां पे संविधान की किताब उठा ली। सिर्फ क्या बदलाव कैसे आया, सिर्फ एक क्रांतिकारी नेता वहां से गया, एक संविधान को मानने वाला वहां गया, सभी के हाथों में किताब आ गई, जो संविधान को मानते नहीं थे उनके हाथों में भी किताब आ गई। जो बाबा साहब से छिड़ते थे वो नतमस्तक होने लगे जाके, आज कार्यक्रम हो रहा है। तो इस साजिश को समझना होगा, आपका अपना कौन है, कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपके लिए इस देश में संघर्ष कर रहा है। तो इस संघर्ष करने वाले लोगों का साथ दीजिए, और जो बहरूपी हैं इनसे दूर रहिए, अपनी पार्टी को पहचानिए, अपनी पार्टी बनाइए, अपना दल बनाइए। आज आपकी पार्टी है, आपका दल है, आपका संगठन है। भाई विनय वर्धन सिंह जी वो भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में सामाजिक क्रांति का काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से सामाजिक क्रांति के काम किए। भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाने काम भी वो करते हैं। अभी हम लोगों ने 12 तारीख को लखनऊ में, 12 जुलाई को हमारा एक मुस्लिम समाज का जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। वो हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, आज कोई नेता मुस्लिम समाज का नाम लेना नहीं चाहता है। सिर्फ एक ऐसी पार्टी आजाद समाज पार्टी है, एक ऐसा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी है जो इसका नाम ले रहे हैं, वरना कोई नाम लेना नहीं चाहता। अभी 18 मंडलों में हमारा कार्यक्रम हुआ, आप लोग देख रहे होंगे। बहुजन समाज को संगठित करने के लिए अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, प्रबुद्ध जन सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। ये सम्मेलन उन मनुवादियों को और उन पार्टियों के लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है जो समझते थे कि बुद्धिजीवी सिर्फ वो है, बुद्धिजीवी इन 85% बहुजन समाज में कोई नहीं है। उनको हमने लाइन खींच के बताया है कि तुम करो प्रबुद्ध सम्मेलन एंटीनाधारी के साथ, तुम करो तलवार वालों के साथ, तुम करो तराजू वालों के साथ, लेकिन हम इन 85% बहुजन समाज के लोगों के साथ करेंगे। इसमें भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं। आज बुद्धिजीवी कौन है हम ये बताएंगे। आज लकीर खींच के लड़ाई होगी, लड़ाई में कभी कोई समझौता नहीं होगा। जिससे लड़ाई है उससे जिससे लड़ाई होगी उससे समझौता नहीं होगा, जिससे समझौता उससे कोई लड़ाई नहीं। ये अपनी महापुरुषों ने हमको बस उसी रास्ते पे चलना है, हमको अपने महापुरुषों को दिखाए रास्ते पे चलना है। हम किसी ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, हम किसी क्षत्रिय के विरोधी नहीं है, हम किसी वैश्य के विरोधी नहीं, लेकिन मैं हर आदमी का विरोधी हूं जो संविधान को नहीं मानता है। वो चाहे फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, जो संविधान को नहीं मानता है, जो संविधान संगत बात नहीं करता, जो समता समानता बंधुत्व और भाईचारे को नहीं मानता है, उस आदमी का मैं विरोधी हूं। मेरी पार्टी विरोधी है और मैं विरोधी रहूंगा। ये विचार है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का। आज चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ग्वालियर में कोई गया वहां पे, हमारी पार्टी भीम आर्मी के लोग वहां पे गए और वहां पे जाके दबाव बनाने का काम किया कि यहां पे वापस बाबा साहब की जो मूर्ति उसको लगाने का काम किया जाए। राजस्थान में घटना घटती है, वहां पे हमारे भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी
मजबूती से खड़े रहते हैं और संघर्ष करने का काम करते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हम सभी स्टेट में अपना काम कर रहे हैं। भारत के बहुत से स्टेटों में हमारा संगठन बहुत तेजी से चल रहा है। बिहार में हमारे नेता काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हमारे नेता काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सुनील चित्तौड़ जी जो पूर्व एमएलसी हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो भाई ने जो युवाओं की फौज तैयार की, आज देख रहे होंगे आप, मैं क्योंकि कार्यालय में रहता हूं, हर जगह भाई नहीं पहुंच सकते। ये आप भी जानते हैं कि एक नेता जो देश के इतने स्टेट को देख रहा हो, हर जगह नहीं पहुंच सकता। और जब वो नहीं पहुंचता है तो वहां पे हमारे भाई पहुंचते हैं, वहां पे